हेलो स्टूडेंट। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एनईपी के अकॉर्डिंग फर्स्ट पेपर है ये बीए फर्स्ट ईयर का इकोनॉमिक्स में। मैं डॉक्टर सविता, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, इंदिरा गांधी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बांगरमऊ उन्नाव से। आज हम मांग की लोच क्या होती है और इसका कैसे डिस्क्रिप्शन किया जाता है, कैसे इसका एनालिसिस किया जाता है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मांग की लोच होती क्या है। मांग की लोच को जानने से पहले हम जानते हैं मांग क्या होती है ना। किसी भी चीज़ को जब व्यक्ति खरीदना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, तो वो उसकी डिमांड कहलाती है। जैसा कि हम जानते ही हैं अर्थशास्त्र में कि मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत सारी हैं और उन असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के ही लिए पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है, पूरा इकोनॉमिक्स की स्टडी की जाती है। तो उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, किसी भी चीज़ की डिमांड करता है, मार्केट में जाता है, उसको खरीदता है। डिमांड कम या ज़्यादा होती है। मांग का नियम हमें सिर्फ ये बताता है कि जब कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, या कीमत कम होती है तो मांग बढ़ती है। इसीलिए मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। लेकिन मांग के नियम के अलावा कितनी मात्रा में कीमत के बढ़ने पर कितनी मात्रा में मांग घटेगी, कितनी मात्रा में कीमत के कम होने पर कितनी मात्रा में मांग बढ़ेगी, यह अध्ययन हम मांग की लोच के द्वारा करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसका सिंबॉलिक है इसका ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको फॉर्मूले में हम प्रयोग करते हैं। जब हम सूत्र रूप में इसका अध्ययन करते हैं तो सूत्र के में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ही लिखते हैं, ईडी। तो मांग की लोच एक मात्रात्मक कथन है, एक क्वांटिटेटिव स्टडी है जो हमें यह बताती है कि कितनी कीमत के बढ़ने पर कितनी मांग में कमी होगी। और ये तो सर्वविदित है कि जब किसी भी चीज़ की ज़्यादा कीमत होती है तो लोग उसे कम खरीदते हैं। तो मांग घटने या बढ़ने के क्या कारण होते हैं? 3 प्रकार से मांग की लोच या इलास्टिसिटी या फ्लेक्सिबिलिटी 3 तरह से होती है। या तो कीमत के कम या ज़्यादा होने पर मांग कम होती है, या आय के कम या ज़्यादा होने पर मांग कम और ज़्यादा होती है, और तीसरा है किसी भी वस्तु की संबंधित कीमत के मांग और कम या ज़्यादा होने पर। संबंधित वस्तु का मतलब है कोई भी वस्तु जो हम खरीदना चाहते हैं उससे संबंधित जो अन्य वस्तुएं हैं। मान लीजिए आप मार्केट में पेन खरीदने जाते हैं, तो पेन से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं? कॉपी किताब है। पेन को कहाँ प्रयोग करते हैं? कॉपी पर लिखने के लिए। तो पेन से संबंधित वस्तु है कॉपी। पेंसिल, पेन के अलावा जो प्रयोग की जाती है, या पेन से संबंधित और भी जो सिचुएशंस है, और भी जो परिस्थितियाँ या और भी वस्तुएं हैं, जब उनकी कीमत में कमी या वृद्धि होती है, उसके फलस्वरूप जब मांग में परिवर्तन होता है तो वह आड़ी मांग की लोच कहलाता है। आड़ी का मतलब एक वस्तु की मांग में या कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप दूसरी वस्तु की मांग में कीमत या परिवर्तन होना। ठीक है, तो संबंधित वस्तु की मांग में जब परिवर्तन होता है तो उसे हम आड़ी मांग की लोच कहते हैं, यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। So here are 3 types of demand: price demand, income demand and cross elasticity of demand. तो मांग की लोच को डॉक्टर मार्शल ने परिभाषित किया है, अर्थशास्त्री है। उन्होंने बताया कि मांग की मूल्य सापेक्षता मांग की मात्रा के प्रतिशत परिवर्तन को कीमत के प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि
अगर हम ये पता करना चाहते हैं कि कितनी मांग कम हो जाएगी, किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर कितनी मात्रा में मांग कम हो जाएगी, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? हम मांग की मात्रा के प्रतिशत में जो परिवर्तन हो रहा है उसको कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से विभाजित कर देंगे, तो हमें मांग की लोच या मांग में होने वाले परिवर्तन की मात्रा पता हो जाएगी। इसको इंग्लिश में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बी डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। सो मांग की लोच को मापने का सूत्र क्या बनेगा? जैसा कि अभी डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि कीमत में होने वाले परिवर्तन और मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को आपस में विभाजित कर देते हैं तो वह सूत्र बन जाता है। उसी को हमने यहाँ सूत्र रूप में लिखा है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले ही आपको बता चुके हैं मांग की लोच को इंग्लिश में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में उसका फॉर्मूले में क्या यूज होगा? ईडी। और कीमत बढ़ने पर हमेशा मांग कम हो जाती है, यानी एक चीज कीमत और मांग में से जब एक चीज आगे को चलती है तो दूसरी चीज पीछे आ जाती है, यानी कीमत आगे तो मांग पीछे, कीमत पीछे तो मांग आगे, यानी कीमत और मांग में विपरीत दिशा में चलने का संबंध पाया जाता है। इसलिए इस सूत्र से पहले हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा? माइनस, पहले माइनस का चिन्ह लगाएंगे और फिर मांग की मात्रा में परिवर्तन, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब यहाँ पर हमने लिखा है प्रतिशत परिवर्तन, तो प्रतिशत परिवर्तन को हमें ज्ञात करने के लिए प्रतिशत कैसे ज्ञात किया जाता है? प्रतिशत को ज्ञात करने का तरीका है मांग की मात्रा में परिवर्तन बटा प्रारंभिक मांग। ठीक है, प्रतिशत परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बना मांग की मात्रा में परिवर्तन बटा प्रारंभिक मांग, और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? कीमत में प्रतिशत परिवर्तन बटा प्रारंभिक कीमत। तो इस तरह से इन दोनों का जो विस्तृत सूत्र निकल करके सामने आएगा वो क्या होगा? माइनस पहले ही लगाएंगे। मैंने बताया कि मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है, एक चीज आगे को चलती है तो दूसरी चीज पीछे को। तो मांग की मात्रा में परिवर्तन बटा प्रारंभिक मांग डिवाइड बाय कीमत में प्रतिशत परिवर्तन बटा प्रारंभिक कीमत। ठीक है, तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से विभाजित करने पर हमें मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्राप्त हो जाएगी, ज्ञात हो जाएगी कि कितनी कीमत के बढ़ने पर कितनी की मांग कम हो जाएगी। और ये फॉर्मूला जो है वो डिमांड एनालिसिस जो है या मार्केट बेस्ड एनालिसिस में बहुत हेल्पफुल होता है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि जब कीमत बढ़ाई जाती है किसी भी वस्तु की तो कोई भी कंपनी इस फॉर्मूले के अनुसार ये ज्ञात करने की कोशिश करती है कि अगर हम किसी वस्तु की कीमत को बढ़ाते हैं तो कितनी मात्रा में उसकी मांग कम हो जाएगी। तो वो ज्ञात करने का फॉर्मूला है मांग की लोच। तो मांग की लोच में किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ने से मांग में किस अनुपात में कमी होगी तथा कीमत कम होने पर मांग में किस अनुपात में वृद्धि होगी, यह मांग की लोच से ही ज्ञात होता है। और मैं आपको बता चुकी हूँ मांग तथा कीमत के बीच ऋणात्मक संबंध होता है। ऋणात्मक को हम माइनस में चिन्हित करते हैं या डिनोट करते हैं। ऋणात्मक संबंध इसीलिए इस फॉर्मूले से पहले माइनस का चिन्ह लगाना आवश्यक हो जाता है। तो इस तरह से बनता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ज्ञात करने का फॉर्मूला। कीमत मांग की लोच 5 तरह से कम या ज्यादा होती है। हमने बताया आपको कि कीमत कम होने पर मांग बढ़ती है, तो कितनी मात्रा में कीमत बढ़ने पर कितनी मांग कम होगी, ये 5 डिग्री में डिवाइड किया जा सकता है। 5 डिग्रियां कौन कौन सी हैं? पहला है पूर्णतः लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सेकंड, इकाई से कम मांग की लोच।
लेस देन यूनिटरी डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीसरा है इकाई के बराबर मांग की लोच, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। चौथा है इकाई से अधिक मांग की लोच, मोर देन इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। पांचवा है शून्य मांग की लोच, जीरो मांग की लोच। यहाँ पर हम मांग की लोच का अध्ययन कर रहे हैं ना, लोच का मतलब वो इलास्टिसिटी, लचक, कितनी मांग कम हो या ज़्यादा की जा सकती है। इलास्टिक शब्द जो है, इलास्टिसिटी शब्द जो है वो इलास्टिक से आया है। आप जान ही रहे हैं इलास्टिक को घटाने बढ़ाने की सुविधा होती है। तो इस इलास्टिसिटी, डिमांड में कितनी इलास्टिसिटी है, कितना हम घटा बढ़ा सकते हैं, कितना हम कम ज़्यादा कर सकते हैं कीमत के बढ़ने पर, तो वो 5 मात्रा में ही हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। या तो हम पूरी तरह से मांग को परिवर्तित कर देंगे, या इकाई से कम ही कर पाएंगे, या इकाई के बराबर कर देंगे, या इकाई से अधिक कर देंगे, या शून्य, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मांग की मात्रा में जो लोच है वो 5 तरह की होती है। इसको हम ग्राफिकल डेफिनेशन या डिफाइन कर रहे हैं कि कैसे हम इस सूत्र को या इस डिस्क्रिप्शन को ग्राफ में प्रदर्शित कर सकते हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जहाँ पर पूर्णतया लोचदार मांग तब होती है जब वस्तु की मांग कीमत में होने वाले शून्य या बहुत कम परिवर्तन के फलस्वरूप बहुत अधिक परिवर्तित हो जाती है। इसको फॉर्मूला क्या बनेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब हुआ बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा। इसको आप यहाँ पर ग्राफ में देख सकते हैं, ये वाई एक्सिस पर प्राइस शो किया गया है और एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी को, किसी वस्तु की कीमत और किसी वस्तु की मात्रा। कीमत आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 ही है, यहाँ पर ना ऊपर की ओर है, कीमत है तो 6 तक भी, लेकिन जब डिमांड की जा रही है किसी वस्तु की, डिमांड कर्व बनाया गया है डी डिमांड कर्व ये शो कर रहा है कि किसी भी वस्तु की कीमत 4 होने पर उसकी मांग कहीं 10 भी है, 10 इकाइयाँ भी खरीदी जा रही हैं, और कहीं 30 इकाइयाँ भी खरीदी जा रही हैं किसी एक व्यक्ति के द्वारा, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कीमत 4 से ऊपर भी नहीं जा रही है, नीचे भी नहीं जा रही है, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति उस वस्तु की 10 इकाइयाँ भी खरीद रहा है और 30 इकाइयाँ भी खरीद रहा है। कीमत में परिवर्तन हुए बिना मांग कम और ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। आप देख रहे हैं केवल 4 इकाई, कोई परिवर्तन नहीं हुआ कीमत में, फिर भी डिमांड कितनी बढ़ गई, 10 इकाई से 30 इकाई के बराबर मांग की जा रही है किसी व्यक्ति के द्वारा। तो ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहलाएगा, यानी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं और मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन। तो यह है पहली श्रेणी, यानी पहली मात्रा में जो मांग में परिवर्तन होता है। दूसरी श्रेणी है मांग में होने वाले परिवर्तन की मात्रा की माप की, लेस देन यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इकाई से कम मांग की लोच। इकाई से कम मांग की लोच में क्या होता है, उसकी कीमत में होने वाले परिवर्तन से कम मांग में परिवर्तन होता है, यानी कीमत में बहुत थोड़ा ही परिवर्तन होता है और मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन, कीमत में होने वाला परिवर्तन से कम मांग में परिवर्तन होता है। कीमत में परिवर्तन तो ज़्यादा होता है, लेकिन उससे कम मात्रा में जब मांग में परिवर्तन होता है तो उसको हम लेस देन 1, इकाई से कम। इकाई का मतलब इकोनॉमिक्स में हम जब पढ़ते हैं किसी भी चीज़ को, तो हम 1 से लेकर के 0 के बीच में ही पढ़ते हैं, है ना। हम पूरी, क्योंकि हम तो पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं अर्थशास्त्र में, पूरी अर्थव्यवस्था में तो बहुत बड़ी संख्याएं होती हैं, इतनी बड़ी संख्या को हम कैसे लिखेंगे, कैसे गुणा भाग करेंगे उसका। इसीलिए हम किसी भी संख्या को शॉर्ट में करने के लिए उसको 1 इकाई के अंतर्गत मापते हैं। ठीक है, 1 इकाई का मतलब हुआ कितनी भी मांग हो, कितनी भी कीमत हो, वो पूरी 1 इकाई के बराबर हुई। संपूर्ण अर्थव्यवस्था में किसी भी वस्तु की जो एक कीमत है, कहीं 100 रुपये भी है, कहीं 10 रुपये भी है, कहीं 20 रुपये भी है, कहीं 50 रुपये भी है, तो वो जितनी भी कीमतें हैं वो सब 1 इकाई के बराबर होंगी, है ना। इसी तरह से
आप ऐसे ही समझ सकते हैं इकाई का मतलब कि जैसे आपकी यूनिट जब आप क्लास में पढ़ते हैं तो उस यूनिट में केवल एक यूनिट का मतलब ये नहीं होता है कि वो एक टॉपिक आपको पढ़ना है। उस यूनिट में कई सारे टॉपिक्स होते हैं, उन सबको मिला करके वो एक यूनिट बनती है। इसी तरह से जब हम अर्थशास्त्र में किसी भी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो उसको हम 0 से 1 के बीच अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर जो होने वाली कीमत है वो 1 इकाई के बराबर है। कीमत 1 इकाई के बराबर अगर परिवर्तित हो रही है और उससे कम मांग में परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम लेस देन 1 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ में चित्र द्वारा क्या प्रस्तुत किया गया है, कीमत और मात्रा को। मात्रा मतलब मांग, कितनी मात्रा में मांग की जा रही है। टी बिंदु पर आप देख सकते हैं 0 से लेकर के टी तक जो कीमत है और टी से लेकर के पी तक जो कीमत है, यहाँ से लेकर यहाँ आई कीमत और यहाँ से लेकर के यहाँ चली गई कीमत पी पर। इतनी से इतनी मात्रा ज़्यादा दिख रही है ना। और डिमांड में परिवर्तन 0 से m और m से n के बराबर। t से p के बराबर जो परिवर्तन हो रहा है, m से m की मात्रा में होने वाला परिवर्तन कम है। कीमत में ज़्यादा परिवर्तन है, मांग में कम परिवर्तन है, तो इसको हम कहेंगे इकाई से कम मांग की लोच, है ना। थर्ड इकाई है, तीसरी श्रेणी है मांग की लोच की इकाई के बराबर मांग की लोच। यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इकाई के बराबर मांग की लोच। इकाई का मैंने आपको अर्थ बताया, इकाई का मतलब संपूर्ण एक कीमत, कोई भी हो, कितनी भी, कहीं भी, किसी भी मार्केट में किसी भी प्राइस पर कोई वस्तु अगर बेची जा रही है, उस पूरी एक कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में जो परिवर्तन हो रहा है उसका अध्ययन। यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में 0 से t पहले कीमत थी, कीमत बढ़कर के जब t से p के बराबर हुई तो जब 0 से t थी कीमत तो मांग थी 0 से m के बराबर। जितनी मात्रा में कीमत में परिवर्तन था उतनी ही मात्रा में मांग में भी परिवर्तन हो रहा है। फिर जब कीमत t से p तक आ गई, t से p तक कीमत आने पर क्या हुआ, जब कीमत बढ़ी तो मांग m से n की ओर आ गई, n से m की ओर आ गई, ठीक है, कम हो गई। कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। आप देख सकते हैं कीमत यहाँ पर t से p की ओर अध्ययन करें या p से t की ओर अध्ययन करें तो आपको मांग में होने वाला परिवर्तन दिखाई देगा। p से t की ओर कीमत कम हुई तो मांग m से n की ओर बढ़ गई। एक चीज़ कम हुई तो दूसरी चीज़ बढ़ गई, और जब इन दोनों ही बिंदुओं को मिला देंगे तो ये लाइन जो बनेगी वो मांग रेखा कहलाएगी। और ये इस आकार की जो मांग रेखा है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 को प्रदर्शित करती है। यानी जितनी मात्रा में कीमत में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हम शब्द यहाँ पर इकोनॉमिक्स में इसलिए यूज करते हैं, परिवर्तन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में कमी भी हो सकती है और वृद्धि भी हो सकती है, कीमत कम भी हो सकती है और बढ़ाई भी जा सकती है। तो कीमत में होने वाला परिवर्तन, परिवर्तन शब्द से आप याद रखेंगे परिवर्तन का मतलब होता है कि कीमत कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है, दोनों ओर उसका परिवर्तन हो सकता है। तो और चूंकि दोनों में कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है तो कीमत जब कम हुई तो मांग बढ़ गई, कीमत जब बढ़ी तो मांग कम हो गई, ठीक है। और इन दोनों बिंदुओं को मिला देने से जो वक्र बनेगा वो डिमांड कर्व कहलाएगा, जो ये शो करेगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 है, इकाई के बराबर है। इकाई का मतलब जितनी कीमत परिवर्तित हो रही है उतनी ही मांग में भी परिवर्तन हो रहा है। नेक्स्ट है इकाई से अधिक मांग की लोच। नेक्स्ट श्रेणी है इकाई से अधिक मांग की लोच। इकाई से अधिक का मतलब है जितनी एक कीमत में परिवर्तन हो रहा है उससे ज्यादा मांग में परिवर्तन हो रहा है ना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। अब आप इसको ग्राफ से देखकर समझ सकते हैं। यहाँ पर x एक्सिस पर क्वांटिटी ऑफ डिमांड और y अक्ष पर प्राइस ऑफ डिमांड को मापा गया है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 से T तक कीमत है, 0 से P तक कीमत है, यानी कि इतनी मात्रा में कीमत है। कीमत में कमी कितनी हुई? P से लेकर के T तक कम हुई कीमत, है ना। और मांग में कितनी वृद्धि हो गई? M से लेकर के N तक। आपको ग्राफ में साफ दिख रहा है कि ये पोर्शन इस पोर्शन से कम है ना। ये पोर्शन कम है और ये पोर्शन ज़्यादा है। ये पोर्शन क्या शो करता है? प्राइस को। प्राइस में कम कमी हुई और मांग में ज़्यादा वृद्धि हो गई। तो इस तरह की जब स्लैंटिंग लाइन बनती है जो थोड़ी कर्वी होती है, बहुत ज़्यादा ना खड़ी है ना सीधी है ना बेड़ी है, हल्की सी टेढ़ी है, इस तरह की लाइन जब बनती है डिमांड कर्व की, तो यह शो करती है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। इकाई से अधिक मांग की लोच है, जिसको आप यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं। कीमत कम, थोड़ी मात्रा में ही कमी हुई कीमत में, लेकिन मांग में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। अगला है शून्य मांग की लोच। शून्य मांग की लोच यानी कि कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए, मांग में शून्य परिवर्तन होगा। मांग की लोच, मांग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बिकम 0। इकाई के बराबर मांग की लोच उस समय होती है जब उसकी कीमत में होने वाला परिवर्तन के बराबर मांग में परिवर्तन हो जाए। यहाँ पर लिखने में गलती हो गई है, बराबर क्या? शून्य परिवर्तन हो। आप इसको ग्राफ से देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। चित्र में देखिए, अगर ये 0 से y अक्ष पर कीमत को दर्शाया गया है और x अक्ष पर क्वांटिटी को, मांग को दर्शाया गया है। कीमत जब 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, किसी भी वस्तु की कीमत को हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, XYZ किसी भी वस्तु की कीमत, क्योंकि अर्थव्यवस्था में तो बहुत सारी वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं। किसी भी वस्तु पर ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 शो होगी जब किसी भी वस्तु की कीमत 2 रुपये थी, 2 रुपये से 4 रुपये हो गई, 4 रुपये से 6 रुपये हो गई। कीमत बहुत ज़्यादा कम और ज़्यादा हुई, लेकिन क्वांटिटी आप यहाँ देख सकते हैं ग्राफ में 4 ही रही। क्वांटिटी ना 2 पर आई ना 6 पर आई। तो ये ग्राफ क्या शो करता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए, लेकिन मांग में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ये पांचों श्रेणियां हैं मांग की लोच की। हमने जाना कि मांग कितनी तरह से परिवर्तित हो सकती है। कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में 5 प्रकार का परिवर्तन हो सकता है। या तो कीमत के बराबर ही परिवर्तन हो जाए, या कीमत से कम, या कीमत से अधिक, या कीमत के अनंत, कीमत में कोई परिवर्तन ना हो, मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाए, या शून्य भी हो सकता है। कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए, मांग में कोई परिवर्तन ना हो। तो इन 5 श्रेणियों को क्या चीज़ प्रभावित करती है, उसे हम कहते हैं मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। यानी कि क्या कारण है जिसकी वजह से कीमत से कम, कीमत से अधिक, कीमत के बराबर या कोई परिवर्तन मांग में नहीं देखने को मिलता है। वो कारण कौन कौन से हैं? पहला है वस्तु की प्रकृति। किस प्रकार की वस्तु है? वस्तुएं संपूर्ण अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं? आवश्यक वस्तुएं पहली है। आवश्यक वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनकी कीमत कितनी भी घट जाए या बढ़ जाए, उसकी मांग में कोई परिवर्तन व्यक्ति नहीं करेगा। वहां पर मांग की लोच 0 के बराबर होती है। जैसे कि नमक है, आपके घरों में नमक प्रयोग किया जाता है। अगर नमक की कीमत 10 रुपए की जगह 50 रुपए, 100 रुपए, 150, 200 भी हो जाए, तब भी आप अपने घरों में नमक की मात्रा का प्रयोग इतना नहीं करने लगेंगे कि 1 पैकेट की जगह 10 पैकेट प्रयोग करने लग जाएं। तो उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कीमत कितनी भी घटे और बढ़े। वो आवश्यक वस्तुएं कहलाती है। या जैसे कि दवाइयाँ, व्यक्ति की ज़रूरत की चीज़ हो गई है वो तो आजकल। तो दवाइयाँ की कीमत कितनी भी ज़्यादा हो, अगर डॉक्टर ने लिख दिया है कि दिन में 4 गोली खानी है, तो वो महंगी हो सस्ती हो उतनी ही खाई जाएगी, है ना।
तो ये आवश्यक वस्तुएं जो होती हैं वहां पर मांग की लोच शून्य के बराबर होती है। कीमत कितनी भी बढ़े, कितनी भी घटे, उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी प्रकार की वस्तुएं होती हैं आरामदायक वस्तुएं। आरामदायक वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो हमें काम करने में सुविधा प्रदान करती हैं। वर्तमान समय टेक्नोलॉजी का है, जैसे कि आज हम आपके साथ इस तकनीकी के माध्यम से बात कर रहे हैं, कहीं भी हम हैं, कहीं भी आप हैं, हम कहीं भी बोल रहे हैं और आप कहीं भी सुन रहे हैं। इसी तरह से आरामदायक वस्तुएं, अपने घर में आप काम करने के लिए पहले जहाँ चूल्हे प्रयोग किए जाते थे खाना बनाने के लिए, अब आरामदायक है कि गैस से खाना बना लेते हैं। इंडक्शन भी यूज़ कर रहे हैं, लोग अवन भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आरामदायक हैं जो काम को करने में हमें सुविधा प्रदान करती है। व्यक्ति कहीं जाने के लिए पैदल भी जा सकता है, साइकिल का प्रयोग भी करता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग भी करता है। तो ये सब चीज़ें जो है काम को सरल बनाती हैं, आसान बनाती हैं। ठीक है, पहले समय में बहुत समय में लिखा जाता था, पेन से लिखा जाता था, तो उसमें खड़िए का प्रयोग किया जाता था, या इंक, हम लोग बहुत छोटे थे तो इंक का प्रयोग भी करते थे। सेल में से राख निकाल करके उसको काला पानी में भिगो करके और उसमें निब में डिबो डिबो के और लिखते थे उससे। लेकिन फिर क्या हुआ कि पेन आ गए, पेन में हमें इंक डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस रिफिल भरा और नहीं भी हुआ तो पेन दूसरा ले आए। तो ये सब चीज़ें हमारी आरामदायक जो वस्तुएं होती हैं वहाँ पर इकाई के बराबर मांग की लोच होती है। यानी जितनी ही कीमत घटेगी बढ़ेगी, इन वस्तुओं को हम आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं, इन वस्तुओं को हम कम या ज़्यादा मात्रा में घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगर पेन की कीमत 10 रुपये की जगह 50 रुपये की होगी तो हम पेन की जगह पेंसिल का प्रयोग करने लगेंगे, हम नहीं 50 रुपये वाला पेन प्रयोग करेंगे। या वही 50 रुपये वाला पेन अगर 20 रुपये में मिलने लगेगा तो हम वो 10 रुपये वाले पेन की जगह 20 रुपये वाला पेन खरीदेंगे। यानी हम इन आरामदायक वस्तुओं को कीमत के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी कीमत बढ़ेगी उतनी मांग कम हो जाएगी, और जितनी कीमत कम होगी उतनी ही मांग बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आरामदायक वस्तु में मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। जितनी ही कीमत में परिवर्तन होगा, परिवर्तन बताया दोनों ओर होता है, दोनों का मतलब कीमत बढ़ती भी है और कीमत कम भी होती है, उसी के अनुसार मांग में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तीसरी प्रकार की वस्तु है विलासिता की वस्तुएं। विलासिता की वस्तुओं में अनंत या अनंत मांग की लोच देखने को मिलती है। थोड़ा सा ही कीमत में परिवर्तन होता है और उसकी मांग बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो जाती है। जैसे विलासिता की वस्तुओं में आप देखिए कार, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कार से ही जाएं, आपके लिए ट्रेन भी चल रही है, बस भी चल रही है, आपके पास साइकिल मोटरसाइकिल वगैरह भी है। लेकिन व्यक्ति हवाई जहाज़ से या कार से अगर जाना चाहता है तो ये विलासिता की वस्तुएं हैं, थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगेगा। लेकिन अगर इन वस्तुओं की कीमतों में थोड़ा भी परिवर्तन होता है, अगर कार में 10,000 की छूट मिल रही है, 20,000 की छूट मिल रही है, वो लोग इतना ही तो डिस्काउंट देते हैं कहीं कार खरीदने जाइए या हवाई जहाज़ का टिकट खरीदने जाइए। विलासिता की वस्तुओं पर एसी लोग खरीदने जाते हैं, गर्मी का समय चल रहा हो, जाड़े का समय चल रहा हो, तो ऐसे एसी चल रहे हैं जो जाड़े में गर्म करते हैं और गर्मियों में ठंडा करते हैं। तो ये विलासिता की वस्तुओं की कीमतों में थोड़ा भी परिवर्तन हो जाता है। अगर वो 50,000 की जगह अगर 40,000 की मिलने लगी कोई चीज़, सिर्फ 10,000 का परिवर्तन हुआ, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको खरीदने लग जाएंगे। कीमत में थोड़ा परिवर्तन हुआ, मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच अनंत कहलाती है। तो ये होती है विलासिता की वस्तुएं। तो मांग की लोच को प्रभावित करने वाला पहला तत्व क्या है? वस्तु की प्रकृति। और दूसरा क्या है? दूसरा तत्व है स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि। स्थानापन्न इस शब्द से ही आप इसका मतलब समझ सकते हैं, किसी वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को स्थापित किया जा सके। जैसे कि किसी व्यक्ति को चाय पीने की आदत है। अब अगर चाय 10 रुपए की जगह 100 रुपए की मिलने लगे या 50 रुपए की मिलने लगे, तो व्यक्ति सोचेगा हम चाय क्यों पियेंगे, हम कॉफ़ी पियेंगे 100 रुपये 50 रुपये दे करके। अगर हमें पीना ही है तो अच्छी चीज़ पियेंगे, है ना।
ऐसी स्थिति में जब किसी वस्तु को एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु पर हम स्थापित कर सकते हैं, स्थान एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं, तो स्थानापन्न वस्तुएं अगर उपलब्ध हैं तो कीमत के परिणाम स्वरूप मांग में परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी उदाहरण दिया आपको कि चाय के बदले अगर कॉफ़ी उपलब्ध है तो चाय महंगी मिलने पर व्यक्ति कॉफ़ी का प्रयोग करने लगेगा। पेन और पेंसिल का प्रयोग किया जा रहा है। जब नॉर्मली बच्चे क्लास में जाते हैं, अगर पेन महंगा पड़ रहा है तो वो पेंसिल से लिखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि क्लास में लिखना है, क्लासरूम टीचिंग में हो रहा है, तो सोचते हैं पेन अगर महंगा पड़ रहा है तो पेंसिल से लिख डालो, जब एग्जाम होगा तब पेन का प्रयोग करेंगे, है ना। तो जब हम एक वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु को परिवर्तित कर सकते हैं, उस एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं, तो स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता भी वस्तुओं की मांग में परिवर्तन लाती है कीमत के फलस्वरूप। तीसरी चीज है उपभोग का स्थगन। उपभोग का स्थगन का मतलब है कि किसी वस्तु के उपभोग को हम कितना स्थगित कर सकते हैं, ये हमारी क्षमता। जैसे कि आप ये समझिए, लोग कहते हैं कि भोजन बहुत आवश्यक वस्तु है, अनाज उसके लिए खरीदना पड़ता है, सब्जी हमें उसके लिए खरीदनी पड़ती, लेकिन फिर भी उसकी कीमत नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि उसके स्थगन की क्षमता नहीं है। उन सब्जियों को बहुत समय तक रखने की क्षमता नहीं है किसी भी सब्जी वाले के पास, तो उसे मजबूरी में कम कीमत पर बेचना पड़ जाता है। बहुत जरूरी है जीवन के लिए, खाना ना खाए तो व्यक्ति कुछ ही दिन चल पाएगा। इतना जरूरी होने के बावजूद भी उसके उपभोग को या उसके बिक्री को रोका नहीं जा सकता, उसको बेचना ही पड़ेगा, उसका स्थगित नहीं कर सकते उसके बिक्री को। अगर स्थगित कर देंगे तो वो चीज़ें खराब हो जाएंगी। इसी वजह से वहाँ पर कीमत में बार्गेनिंग नहीं हो पाती है, उनकी कीमतों में वृद्धि आसानी से नहीं देखने को मिलती है और इसका खामियाजा कृषकों को भुगतना पड़ता है। और उपभोक्ता की दृष्टि से अगर देखें तो उपभोक्ता जिन वस्तुओं को खरीदने के लिए अपना परिवर्तन कर सकता है कि भाई अगर आज लौकी महंगी मिल रही है तो हम तुरई से काम चला लेंगे, तुरई की सब्जी खरीदेंगे या बैंगन खरीदेंगे, जो सब्जी सस्ती मिल रही होगी हम वो खरीद करके घर में खाना बनाएंगे, है ना। या कोई और भी चीज़ अगर हम खरीदने जाते हैं, मान लीजिए कपड़े ही खरीदने जाते हैं मार्केट में, हमें सूट ही तो खरीदना है, अगर किसी को खरीदना है जा कर के तो सूट खरीदना है, ज़रूरी थोड़ी है हम 10,000 वाला खरीदें। अगर हमारा काम 5,000 का या 2,000 रुपये या 1,000 रुपये वाले से भी, और बहुत कम आय वाले लोग हैं तो उनका 100-500 से भी काम चल जा रहा है, तो वो महंगी चीज़ें नहीं खरीदेंगे क्योंकि उनके पास स्थगन की क्षमता है। वो ज़रूरी नहीं है कि आज ही वो महंगा वाला सूट खरीदें, जब पैसा होगा तब खरीदेंगे, है ना। तो अगर किसी वस्तु के उपभोग को स्थगित किया जा सकता है कुछ समय के लिए, तो उसकी कीमत बढ़ने पर मांग में वृद्धि नहीं होगी। तो इस तरह से वस्तुओं के उपभोग के स्थगन की क्षमता भी वस्तुओं की कीमतों के फलस्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तन को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है उपभोक्ताओं की आदत। उपभोक्ता की आदत भी कीमत के फलस्वरूप मांग में परिवर्तन को प्रभावित करती है। जैसे शराबी लोग होते हैं, अब शराब कितनी भी महंगी हो जाए उनको लत लग गई है, भले ही एक घूंट मिले चाहिए लोगों को, है ना। तो इस तरह की प्रवृत्ति अगर आदत हो जाती है, अब आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, लोगों को अब नेट की आदत हो गई है, उनको चाहिए ही, 2 मिनट के लिए भी नेट बंद हो जाता है तो सब में खलबली मच जाती है। तो जिन चीज़ों की आदत हो जाती है उसकी कीमतें धीरे धीरे बढ़ती भी जाती हैं, तब भी लोग उसका प्रयोग करते हैं, उसको खरीदते हैं। तो इस तरह से उपभोग की आदत भी व्यक्ति की वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तुओं की मांग को प्रभावित करती है। जैसे कि मैं यहाँ नाम नहीं लूँगी, लेकिन बहुत से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो अपना सामान बेचने के लिए पहले क्या करते हैं, लोगों को आदत लगा देते, फ्री में प्रोवाइड करते हैं, आप आइए, पहली स्कीम हमारे यहाँ से फ्री है, आप 1 महीने तक चलाइए, 2 महीने तक प्रयोग करिए, और जब उसकी आदत लग जाती है तो फिर धीरे धीरे उसकी कीमतों में वृद्धि करने लगते हैं। तो वहाँ पर कीमत बढ़ने के बावजूद भी मांग में परिवर्तन कर पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि उपभोक्ता की
आदत लग गई होती है उस वस्तु को प्रयोग करने की। ठीक है, तो उपभोक्ता की आदत भी मांग की लोच को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है कीमत का स्तर, यानी वस्तुओं की कीमतें। कीमत का स्तर, कीमत और कीमत का स्तर दो अलग अलग चीजें हैं। किसी वस्तु की कीमत, वो उस वस्तु की एक कीमत हो सकती है, कोई वस्तु 10 रुपए की, 20 रुपए की, 50 रुपए की हो सकती है। और कीमत स्तर का मतलब होता है कि संपूर्ण बाजार में वस्तुओं की कीमतें कैसी हैं। अगर कीमतें बाजार में महंगी मिल रही हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं इस चीज़ को कि आप गांव में अगर कोई सामान खरीदते हैं, आप कपड़े खरीदिए या खाने सब्जी खरीदिए या साइकिल वगैरह भी, या कोई भी प्रयोग की वस्तु आप गांव में खरीदिए तो वो सस्ती मिलेगी, वही शहर में खरीदिए तो वो महंगी मिलेगी, और अगर मेट्रो सिटीज़ में चले जाइए तो वो और महंगी मिलेगी। तो वो जब अलग अलग जगह पर अलग अलग क्षेत्र के अनुसार कीमत होती है तो वो हम कीमत स्तर कहते हैं। गांव में कम कीमत का स्तर देखने को मिलता है, शहरों में थोड़ा अधिक कीमत स्तर, और बड़ी मेट्रो सिटीज़ में या विदेशों में कीमत का स्तर और ज़्यादा होता है। तो कीमत स्तर का मतलब होता है जब वस्तुओं की कीमतें ही ज़्यादा हैं तो वहाँ पर व्यक्ति कितनी मात्रा में मांग को कम कर सकेगा, है ना। जैसे शहरों में मिलने वाली जो भी चीज़ें हैं वो महंगी ही मिलती हैं। गांव में व्यक्ति की आदत होती नहीं है बहुत ज़्यादा किराया दे करके एक जगह से दूसरी जगह जाए, तो वो 10 रुपये 20 रुपये दे करके ही एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तैयार होगा। लेकिन शहरों में लोग 50 रुपये 100 रुपये देकर भी तैयार हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, क्योंकि शहरों में कीमत स्तर महंगा ही होता है, तो वहाँ पर लोग महंगी कीमत पर भी वस्तुओं को खरीदते हैं। तो कीमत स्तर भी वस्तुओं की मांग को प्रभावित करता है। और सबसे मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण है टाइम। टाइम भी वस्तु की मांग को इतना प्रभावित करता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देकर समझाती हूँ कि आपको एक पेन खरीदना है। जनरली आप क्लास पढ़ने के लिए जाते हैं और आप पेन लाना भूल गए हैं, तो आप सोचेंगे आज पेन नहीं खरीदेंगे, आज फ्रेंड से लेकर के काम चला लेंगे, है ना। उस समय आप पेन नहीं खरीदेंगे क्योंकि तब आपके पास टाइम है, आप खरीद सकते हैं, आज नहीं कल ले आएंगे। तो आप उसमें महंगी कीमत सस्ती कीमत कोई मतलब नहीं है, आप उसमें पेन नहीं खरीदेंगे। लेकिन अगर एग्ज़ाम हो, आप एग्ज़ाम वाले दिन गलती से पेन भूल गए घर पर, और भी दोस्त देने को तैयार नहीं होंगे उस दिन क्योंकि उन्हें भी पेन की आवश्यकता है, तो उस समय अगर कोई कॉलेज के बाहर आपके पेन बेच रहा होगा, वो 10 की जगह 20 रुपए में भी बेचेगा, तो आप उसमें उस पेन को खरीदेंगे क्योंकि आपके पास समय नहीं है कि आप घर जाएं पैसे लाएं या किसी और से पेन मांगे, क्योंकि और भी देने को जल्दी तैयार नहीं होगा, उसको भी परीक्षा देनी है। तो किस समय पर वस्तु की आवश्यकता है, ऐसे समय में वस्तुएं की कीमतें मांग को प्रभावित करती हैं समय के अनुसार। जैसे कोरोना काल में हम सब ने देखा, बहुत महंगी महंगी सब्जियां, बहुत महंगे महंगे फल, बहुत महंगी महंगी दवाइयां बिकी, क्योंकि उस समय लोगों के पास समय नहीं था कि वो बाहर जाकर खरीदे। ऐसा समय चल रहा था कि किसी व्यक्ति को बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। तो इस तरह से समय किसी भी वस्तु की मांग को प्रभावित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ये मुख्य तत्व है जिनके कारण मांग की लोच प्रभावित होती है। लोच का मतलब आप, मुझे लगता है इतना पढ़ने के बाद समझ गए होंगे लोच का मतलब क्या होता है, कि मांग कितनी मात्रा में कम और ज़्यादा की जा सकती है कीमत के अनुरूप। कीमत पर मांग का प्रभाव होता है। तो यहाँ पर कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न मैंने इसमें शामिल किए हैं, आप देख सकते हैं। यदि कीमत में 10% की कमी होने के फलस्वरूप मांग में 20% की वृद्धि हो जाती है, तब मांग की लोच क्या होगी। तब मांग की लोच आप ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस प्रश्न के अनुसार जो फॉर्मूला सबसे पहले बताया गया है ना, फॉर्मूला है कीमत में होने वाले परिवर्तन से मांग में होने वाले परिवर्तन को डिवाइड कर देंगे तो हमें मांग की लोच ज्ञात हो जाएगी। कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से मांग की मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन को हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि प्रश्न में वहाँ क्या है,
प्रश्न में है कितने प्रतिशत मांग की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है और कितने 20% मांग में परिवर्तन हो रहा है और कीमत में 10%। तो माइनस का चिन्ह पहले लगाएंगे, 20/10 लिख करके उसको हल करेंगे। ठीक है, जैसा फॉर्मूले में दिया गया है उसी के अनुसार हम सारे बिंदुओं को रखेंगे, सारे पॉइंट्स को, सारी वैल्यूज़ को वहाँ फिल करेंगे और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग की मूल्य सापेक्षता की धारणा का विस्तार से वर्णन करें व मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं बताएं। विस्तार से मैंने पूरा आपको जो चैप्टर पढ़ाया है वो इस क्वेश्चन में लिखना होगा। नेक्स्ट है, मांग की लोच को मापने का सूत्र। सूत्र आप जान चुके हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म, उसका सिंबल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ईडी, माइनस का चिन्ह पहले लगाएंगे, फिर प्रतिशत, कीमत मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, और इसका विस्तार से कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को कैसे मापा जाता है और मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को कैसे मापा जाता है, ये दोनों एक साथ लिख करके विस्तार से सूत्र को समझाएंगे। और ये मैंने जो पूरा चैप्टर है वो टी.आर. जैन की लिखी गई पुस्तक से लिया है, और आशा है कि इस बिंदु पर आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और एग्ज़ाम में आने वाले सभी प्रश्नों का आप अच्छे से उत्तर दे पाएंगे। थैंक यू।